निष्कर्षण का सिद्धांत एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक बार फिर से बता दें कि जो निष्कर्षण का सिद्धांत आप सभी स्टूडेंट, आप सभी केमिस्ट्री के स्टूडेंट पूरा लैंग्वेज में और रिएक्शन इंक्लूड करते हुए लिखते हैं, उसी का यहाँ एक फ्लो चार्ट निष्कर्षण से संबंधित दिया जा रहा है। जो आप ध्यान से समझेंगे तो आपका निष्कर्षण का सिद्धांत एकदम आसान हो जाएगा, और जब चाहे तब निष्कर्षण का सिद्धांत जो 2 से 3 पेज का है आप लिख सकते हैं बिना रटे। शुरू हो रहा है पहले अयस्क का साधारण। तो अयस्क का साधारण शुरू होगा तो इसको क्या चाहिए? जमीन के अंदर से निकला हुआ वो चट्टान कॉपर पाइराइट का। तो कॉपर पाइराइट का चट्टान, ये चट्टान इस तरह से बना दिया गया है कॉपर पाइराइट का। इसको बॉल मशीन या क्रेशर मशीन, जो भी मशीन है, जो पीसने वाला मशीन है, उसमें डालकर उसको बारीक चूर्ण में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब पीसना। तो ये पीसने वाला काम बॉल मशीन या क्रेशर मशीन या जो भी गिट्टी तोड़ने वाला मशीन है उसमें डालकर उसको वहीं बारीक करना है, और तब जाकर इसको, आपको पता है कि अयस्क के साधारण की 4 विधि है। गुरुत्व पृथक्करण, फेन प्लवन, चुंबकीय पृथक्करण और विस्थापन। तो हम यहाँ फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोर्ड पर लिखा गया हर एक शब्द इंग्लिश है लेकिन हर एक शब्द हिंदी भी है। तो सबसे ज्यादा फायदे में आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या एक साथ दोनों लैंग्वेज पर कमांड कर लें। इंग्लिश वाले में मीडियम में हम हिंदी बोल देते हैं, सबका दिमाग खराब हो लगता है, इसलिए उन लोगों को केवल इंग्लिश ही सुनने के लिए मिलता है। तो आप लोग फायदे में इसलिए है क्योंकि दोनों लैंग्वेज का जानकारी, शब्द का जानकारी आप लोग को होता है। तो फेन प्लवन विधि में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास क्या है? पिसा हुआ अयस्क, सांद्रित अयस्क नहीं। अब हम उसको फेन प्लवन विधि के लिए एक टब में, पानी से भरे टब में डाल दिए, जिसमें आर्कटिक और पाइन का तेल यानी ओट्स हम डाल दिए, और जो आर्कटिक और पाइन का तेल भी मिला दिए, और फिर हवा का झोंका प्रवाहित। तो क्या हुआ? गैंग अलग हो गया, ठीक है, यानी झाग के साथ अयस्क ऊपर आ गया, इसको छान लिए और गैंग। तो हमारा आगे प्राप्त हुआ जो अयस्क है उसका नाम बदलकर सांद्रित अयस्क हो गया। जो आप समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में, उसी को बोर्ड पर रखा गया, इसी को आप अपने भाषा में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अयस्क का साधारण। तो लिखेंगे सर्वप्रथम कॉपर पाइराइट को बॉल मशीन या क्रेशर मशीन की सहायता से वहीं चूर्ण में कन्वर्ट किया जाता है। फिर फेन प्लवन विधि की सहायता से उसको सांद्रित किया जाता है, जिसमें आर्कटिक या पाइन का तेल डालकर झाग उत्पन्न करते हैं और झाग सहित अयस्क को छानकर अलग करते हैं। ये हो गया आपका अपना भाषा। तो आप यहाँ तक पहुंच गए सांद्रित अयस्क। और इसके बाद सांद्रित अयस्क आपके हाथ में है, और आपको पता है कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना है दूसरे स्टेप। तो 2 स्टेप, पहला स्टेप आपको धातु के ऑक्साइड तक ले जाएगा और दूसरा धातु। तो यहाँ पर धातु के ऑक्साइड में जाने का 2 विधि है, 2 मेथड। एक निस्तापन, दूसरा भर्जन को ही जारक कहते हैं। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ हम सिर्फ जारक का काम करेंगे, और जारक जब हम लिख दिए, रोस्टिंग लिख दिए, तो बिना हवा के होगा नहीं। तो ये देखिए इंसर्ट कराया जा रहा है, हवा प्रवेश कराया। तो इसका काम क्या है? ये जो भी वाष्पशील ऑक्साइड बनकर उड़ने वाला है, जैसे सल्फर S2 बन के उड़ जाएगा, आर्सेनिक H2O3 बन के उड़ जाएगा। तो जो जो उसमें अशुद्धि है तांबा में, यही सब अशुद्धि रहता है, यही सब बनकर उड़ जाएगा एंटीमनी Sb2O3 के रूप में। तो जालित अयस्क को आप अब यहाँ पर देखिए, एयर पास कराने का मकसद 2 है कि जो भी उसमें अशुद्धि है, ऑक्साइड बनने लायक है, वो अभी ऑक्साइड बनकर उड़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन से संयोग होगा। और साथ साथ हमारा अयस्क भी ऑक्साइड में बदले, दोनों काम हो, अयस्क भी ऑक्साइड में बदले और जो
दूसरा पदार्थ है वो ऑक्साइड बनकर सल्फर SO2 बनकर आर्सेनिक एसिड AS2O3 बनकर और एंटीमनी Sp2O3 बनकर उड़ जाएगा। तो आगे जो अयस्क मिलेगा अब उस अयस्क का नाम बदल गया, उस अयस्क का नाम जारित अयस्क। जारित अयस्क और साधित अयस्क में क्या अंतर है? साधित अयस्क जो फर्स्ट स्टेज में मिला, जारित अयस्क मतलब जारक के बाद जो अयस्क मिला उसका नाम अब क्या है? और जारित अयस्क को आगे आप लोग पढ़े हैं कार्बन अवकरण विधि, उसी का नाम है प्रगलन, उसी का नाम है स्मेल्टिंग इंग्लिश में। तो कार्बन अवकरण विधि क्या पहचाने कार्बन? देखिए कोक मिला है और कोक क्या है? कार्बन का रूप है। तो कोक और बालू दो चीज मिलाकर उस जारित अयस्क में ब्लास्ट फर्नेस कहां ले जाके कर रहे हैं प्रगलन, ये भी लिखे हैं। ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी होता है उसमें डालकर और तब जाकर उसमें तेजी से मतलब कोक और बालू को पहले से मिलाया और बालू और हवा का झोंका प्रवाहित किया जाए। तो अब जो प्राप्त होगा वो मैटी कहलाता है। यानी यहाँ पर जो कॉपर का जो अयस्क हम लेकर चल रहे थे जारित अयस्क, अब जो प्राप्त होगा उसको क्या कहते हैं? मैटी। तो जारित अयस्क और मैटी में कौन ज्यादा शुद्ध है? मैटी। क्योंकि मैटी जो प्राप्त है वो प्रगलन के बाद, स्मेल्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? और प्रगलन में क्या मिलाया जाता है? कोक और बालू। क्या बाहर निकल जाता है? धातु बाहर। जैसे धातु का ऑक्साइड है FeO बालू से मिलेगा SiO2 से बन जाएगा FeSiO3। तो FeSiO3 क्या है? धातु मल है जो कचरा के रूप में बाहर निकले। और हमको आगे दो चीज का मिश्रण प्राप्त, इसी मिश्रण को Cu2S और FeO के मिश्रण को मैटी कहते हैं। तो एक एकदम अलग अंदाज में जो शायद कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हम किसी ना चैनल का ना किसी टीचर का किसी का बात नहीं करते, खुला चैलेंज है। आप देख सकते हैं इस ढंग से कोई प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से कहीं अवेलेबल है, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। इस तरह से हम पहली बार एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत दिन से सोचते हुए समझा रहे। ये हमारे दिमाग का उपज है कि ऐसे लैंग्वेज को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो स्टूडेंट के माइंड में फिट होगा, क्योंकि रटते रटते स्टूडेंट परेशान हो जाता है। ये डिस्कशन का सिद्धांत 4 पन्ना, लगभग 3-4 पन्ना है जो भेजे जा चुका है, और उसको हम इतना सा जगह में केवल हम सामने रख दें जिसमें पहला कुछ नहीं, हल्का सा जैसे एक पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज, और उसको आपके माइंड में रख रहे हैं कि हमेशा याद रहेगा, तो बनाकर भी लिख देंगे अच्छे से तो आपका कंप्लीट 5 मार्क्स है तो 3 मार्क्स तो जरूर आ जाएगा। बिना याद किए लिखेंगे तो याद करके लिखेंगे तो पूरा फायदा। अब हम मैटी प्राप्त कर चुके हैं। ये आपके धातु के निष्कर्षण का तीसरा विधि है, धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का तीसरा विधि, थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मतलब सॉरी स्टेप, मेथड नहीं, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जाते जाते समाप्त होते होते सादरीत अयस्क दिया, सेकंड स्टेप समाप्त होते होते मैटी दिया। मैटी क्या है? अशुद्धता। ठीक है, और यहाँ मैटी को अब हम बेस मेराइजेशन, बेस मणिकरण करवाने जा रहे हैं। तो याद करिए बेस मणिकरण कब पढ़ाया गया था? धातु के शुद्धिकरण में, और उसमें ऑक्सीकरण में। इसमें क्या बताया थे कि एक विशेष प्रकार का स्पेशली डिजाइन भट्टी होता है, इसको बेसमर परिवर्तक कहते हैं, और बेसमर परिवर्तक में रख कर उसमें पिघलाया जाता है और ऊपर से हवा और बालू का झोंका प्रवाहित किया जाता है। उससे क्या होता है? जो भी अभी भी वाष्पित ऑक्साइड बनकर उड़ना है, जो भी अशुद्धि को उड़ जाता है। और जो हमारा मेन अब जो मोल्टेन स्टेट में द्रवित अवस्था में धातु है, अब अधिकतर आपको तांबा प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है बेसमर परिवर्तन में मैटी को रखकर ऊपर से हवा और बालू का झोंका प्रवाहित किया जाता है, जिससे जो भी धातु मल है, अशुद्धि है, अलग हो जाता है। और आगे
जो कॉपर प्राप्त होता है उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। आपको बता दे कि जब तांबे के छड़ से यानी तांबे के सतह से जब यहाँ पर बहुत सारा वाष्पशील ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है, तो जिस जिस भाग से जहां से बाहर की ओर निकल जाता है पदार्थ वाष्पशील ऑक्साइड बनकर वहां फोड़ा जाता है। जैसे हाथ जल जाता है तो फोड़ा हो जाता है, या टैबलेट खरीदते हैं तो उस पर उभार नजर आता है, जैसे टैबलेट, तो उस तरह से ये ऊपर दिखाई देता है उसका सतह। इसको कहते हैं फफोलेदार कॉपर, फफोलेदार तांबा। फफोलेदार तांबा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जिसको आप फोड़ा कहते हैं। तो फफोलेदार तांबा ये है, और ये है मैटी। एक छोटा सा सवाल, मैटी और ब्लिस्टर कॉपर में कौन ज्यादा शुद्ध है? क्योंकि बेस मणीकरण के बाद धातु मल के अलग होने के बाद तब फफोलेदार तांबे की प्राप्ति हुई। और इस फफोलेदार तांबे में तांबा के साथ साथ अभी भी एक उसका ऑक्साइड वर्तमान है। हम चाहते हैं कि हमको 99% 99% प्योर तांबा मिले, और कुछ नहीं हमको चाहिए, 1% दूसरा मेटल नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं? दंड विलोदन विधि, विद्युत मतलब धातु के शुद्धिकरण का दंड विलोदन विधि के तहत हम क्या करते हैं? बड़े बर्तन में लेकर इस सीयू और सीयू के मिश्रण को पिघलाते हैं और हरे बांस की लकड़ी से पिघलाते हैं। तो हरे बांस की लकड़ी में हाइड्रोकार्बन होता है, वो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से सहयोग कर मतलब ऑक्साइड बनकर उड़ जाता है और बच जाता है इस बर्तन में अब तांबा। लेकिन इस तांबा के साथ अभी भी कोई दूसरा मेटल रहता है, कुछ जरूर रहता है, 0.3% या 0.2%, हमको वो भी नहीं चाहिए। तो उस दंड विलोदन विधि के बाद प्राप्त तांबा को छोटे छोटे रड में काट लेते हैं, इस तरह से छोटे छोटे रड में काट लेते हैं, और अब उसको विद्युत परिष्करण विधि से शुद्धिकृत करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट के माइंड में हम सेट कर चुके हैं। और शुद्ध तांबे की छड़ इम्प्योर Cu, प्योर Cu, प्योर Cu, अशुद्ध तांबे की छड़ को हमेशा एनोड बनाते और शुद्ध तांबे का, और यहाँ जो विलयन होता है CuSO4, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये दो आयन में टूट जाएगा, Cu++ और SO4। तो ये Cu++ ये कैथोड पर जाकर मुक्त होता है। तो सोचिए इस विलयन में अगर Cu++ आयन की कमी होगी तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस अशुद्ध तांबे की छड़ से कॉपर का परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके घोल में आयन बन के जाएगा, Cu++ बन के जाएगा। क्या करने के लिए? जो सांद्रता कम हो रही, Cu++ जो रड पर चला गया उसकी सांद्रता का भरपाई करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उतना ही कॉपर आयन, इसमें से सिर्फ कॉपर आयन घोल में जाता है। और ये प्रक्रम लगातार चलते रहता है, तो ये रड लगातार पिघल कर पतला होता जाता है। मेन मटेरियल कॉपर का वही केवल घोल में जाता है और घोल से Cu आयन कैथोड पर मुक्त होता है। इस तरह शुद्ध तांबा इस पर और ज्यादा बढ़ता रहता है, और हमें और जो तांबा प्राप्त होता है वो 99.99% शुद्ध होता है, फाइन मेटल होता है। ये है तांबा का निष्कर्षण का सिद्धांत फ्लो चार्ट के माध्यम से। जैसे आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में C++, जावा, ओरेकल, प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज जो भी पढ़ते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है।
वैसे ही हमको कॉपर पाइराइट से तांबा का निष्कर्षण करना है, इससे प्योर तांबा प्राप्त करना है। तो पहले हम अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर सांद्रित अयस्क से उससे मैटी प्राप्त करेंगे। मैटी क्या है? अशुद्ध तांबा का एक रूप, और उस मैटी से ज्यादा प्योर ब्लिस्टर कॉपर, और ब्लिस्टर कॉपर से भी ज्यादा प्योर। और इस ब्लिस्टर कॉपर से कॉपर प्राप्त करने में धातु के शुद्धिकरण का 2 स्टेप, दंड विलोदन और विरूप परिष्करण। और ये भी धातु के शुद्धिकरण का ही विधि था, बेसबरीकरण, जो ऑक्सीकरण का दूसरा रूप। 2 ऑक्सीकरण विधि होता है, एक खरपन, एक बेसबरीकरण। ये था आज का क्लास।